इस दिन में साबित करो या देश छोड़ो। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या फिर म्यांमार के रोहिंग्याज, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 30 दिन में अपने आप को साबित कर दो कि तुम लोग इंडियन हो या फिर आपको देश से बाहर निकाला जाएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये इनिशिएटिव कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी लिए जा चुके हैं, बट अब की बार जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है 30 दिन की डेडलाइन। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 30 दिन की एक लिमिट फिक्स की है कि जो भी इलीगल बांग्लादेशीज और म्यांमारीज इंडिया में रह रहे हैं वो लोग अपना अगर वैलिड क्रेडेंशियल शो करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने में सफल होते हैं कि हाँ जी वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में आए थे और उसके बाद में यहां पर रह रहे हैं, तो ऐसे में वो स्टे कर पाएंगे, अदरवाइज फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसमें स्टेट्स को और यूटीज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उनको कह दिया कि आपके पास में जो कानूनी पूरी व्यवस्था है, पूरी ताकत है, उसके आधार पर काम करिए। आप आइडेंटिफाई करो, डिटेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो और जो भी इलीगल इमिग्रेंट मिले उनको देश से बाहर निकालो। तो ऐसे में इस बात ने एक बार फिर से हमारे देश में इलीगल लोगों के लिए एक अपने आप में नाइटमेयर का काम करना स्टार्ट कर दिया है। पूरा डिटेल में समझेंगे काम कैसे होगा, क्या ये प्रोसेस होगा और किस तरीके से अभी तक डिफरेंट स्टेट्स ने कदम उठाए हैं, समझेंगे पूरा डिटेल को। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, PWNLIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिनमें संकल्प 2027 है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। इनमें आपको जो भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसमें जीएस की क्लासेस, सीसेट भी उसमें इंक्लूडेड है, एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर आपकी रहेगी और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप डिटेल में सेल्फ स्टडी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 30 दिन की डेडलाइन फिक्स कर दी है। सभी स्टेट्स और यूटीज के ऊपर यह बाइंडिंग होने वाला काम है। उनको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है इलीगल इमिग्रेंट्स, पर्टिकुलरली बांग्लादेश और म्यांमार। आप ध्यान रखें, ये जो बांग्लादेश और म्यांमार से जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है उस एरिया में दो हमारे आर्म फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑपरेट करती हैं। एक का नाम तो आ गई आपकी बीएसएफ, ठीक है, और दूसरी आपकी ऑपरेट करती है असम राइफल्स। तो इस तरीके से इनको सीधे मैसेज दे दिए गए हैं कि भाई आप भी बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहें, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है ना, ये टाइम बाउंडेशन को लेकर के इंप्लीमेंट होंगे तो ये अपने आप में सीधा सीधा एक सीरियसनेस को शो करते हैं कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर के, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डायरेक्टर जनरल्स है बीएसएफ के और असम राइफल्स के, उनको भी कह दिया कि अल्टीमेटली जो फाइनल पुश होगा वो आप ही की तरफ से होगा, जिसके चलते आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके अपने काउंटर पार्ट्स को लोगों को सौंप देंगे। आप यहां पर देखो, रोहिंग्यास की अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना, यहां पर आपको मेजर पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी रोहिंग्यास की, इंडिया में जो इलीगली घुसे हुए हैं। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रोहिंग्यास की एक ठीक ठाक पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। और बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनका इतना क्लियर डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट यहां पर इन स्टेट्स की तरफ से क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये तो रोहिंग्यास हो गए जो कि इलीगली इंडिया में आ गए, कहां से? म्यांमार से। वहीं पर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की बात करें तो राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, ये स्टेट्स है जहां पर इलीगल बांग्लादेशी जाकर के रह रहे हैं, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन नहीं करते 1.25 करोड़ के लगभग इजीली आपको दिखाई पड़ेगी और वो 2 करोड़ तक भी जा सकती है। अब आप खुद सोचो कि भारत के पास में इतनी कम जमीन है और 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन ऑलरेडी हमारी है, तो ऐसे में हमारे रिसोर्सेज पे तो प्रेशर पहले से ही कितना है। रही सही में ये जिस तरीके से एंट्री लेते हैं वो कंप्लीटली इलीगल है। भाई आप प्रॉपर वीजा इश्यू करवा करके एंट्री लेते हो, फिर उसके बाद में इंडिया में स्टे करते हो या फिर प्रॉपर मैनर में इंडियन सिटीजन लेकर के रहना चाहते हो, तो वो इसका एक प्रोसेस दिया हुआ है। बट उस प्रोसेस को बाईपास करके लोग बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के इंडिया में एंट्री लेते हैं तो फिर वो इलीगल इमिग्रेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो फरवरी 2025 में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया कि देखो ये जो पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है जिसके चलते इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स बना करके दे देते हैं, हमारे देश के अंदर जगह देते हैं, उस नेटवर्क को भी बस्ट करना जरूरी है। और इसमें एक चीज आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है बांग्लादेश की, तो उधर मालदा, 24 परगना, ये कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा करप्शन वाले एक्टिविटीज होती दिखाई पड़ रही हैं। कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद इंटरेस्ट के लिए आप देखोगे
कि एंट्री दिला दी जाती है इलीगल लोगों को, इवन उनको डॉक्यूमेंट दिला दिया जाता है। फिर मामला फंसता है आगे, तो डॉक्यूमेंट वो ले लेंगे वेस्ट बंगाल का और जाकर के देश के किसी भी दूसरे कोने में जाकर के सेटल हो जाएंगे। फिर वहां पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो बोल देते हैं कि हम तो भाई उठ करके आए हैं वेस्ट बंगाल से। फिर वेस्ट बंगाल में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो कई महीने बीत जाते हैं, बात फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स है ना, उनका फायदा उठा करके ये इमिग्रेंट्स अंदर घुसते हैं और इलीगली इंडिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग तो 30-30 सालों से यहां पर रह रहे हैं, कई केसेस हमने प्रीवियसली देखे हैं। बट अब उनको यहां से निकालने के लिए बिल्कुल सीरियस स्टैंड गवर्नमेंट लेना स्टार्ट कर चुकी है, जो यहां पर हमें दिखाई भी पड़ रहा है। आप देखो यहां पर राजस्थान और गुजरात की तरफ से अगर हम नजर डालें तो यहां पर बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करना और उनको डिपोर्ट करने के लिए काम हो रहा है। जैसे गुजरात में तो 6500 ऐसे लोगों को डिटेन भी किया गया है। राजस्थान भी इस तरीके के फर्स्ट बैच में 148 बांग्लादेशियों को रिटर्न कर चुका है। वेस्ट बंगाल की तरफ से देखें तो वहां पर अभी थोड़ा इशू आ रहा है, बट देखा जाए तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की गई है वो मोर और लेस आप आर्टिकल 365 के तहत देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन देता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को तो उनको फिर वहां पर इंप्लीमेंट करना होता है। अदरवाइज फिर बाद में आप कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग में स्टेट्स अपनी जो अपनी जो आप कह सकते हो पावर्स है उनका मिसयूज कर रहे हैं या फिर सेंटर को डिस्कार्ड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर बाद में आर्टिकल 356 भी आ सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, बट वहां तक आगे की बात है। अभी फिलहाल की जो पोजीशनिंग है वो ये कि जो भी लोग हैं, है ना, जो भी लोग हैं उनका मतलब ये इलीगल आए हुए हैं, उनके ओरिजिन का आइडिया लगाया जाए, कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट गेन किया है, उस डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना, उसको खत्म करना, और जो ओरिजिनल कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहां पर उन इलीगल लोगों को रिटर्न करना। और एक चीज आपको ध्यान ही है, ऐसा काम पहले भी हो रहा था, जैसे मैंने बताया कि गुजरात और राजस्थान में इस तरीके के एक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो निकल के आ रही है वो ये कि इस बार 30 दिन की डेडलाइन फिक्स की है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज कि पहले मैंने जैसे बताया कि इंडिविजुअल आता है वेस्ट बंगाल से, अपनी आईडी बनाता है, पूरे देश में फैल जाता है। कोई पूछता है कहां से हो तो वेस्ट बंगाल से हैं ये बोल करके, मालदा से हैं बोल करके आराम से रोम करते रहते हैं, अपनी छोटे मोटे धंधे वंदे कर करा करके जिंदगी काटने लग जाते हैं। फिर वही लोग हमारे देश में क्राइम के जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी इन्वॉल्व मिलते हैं। अब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ ये कह दिया कि हर एक स्टेट की पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड होगा। सभी को एक साथ ये मैसेज दिया गया है कि आप अपने एरिया में आइडेंटिफाई करो इलीगल लोगों को, और जो ओरिजिन बता रहे हैं कि हम इस स्टेट से हैं, उस स्टेट के साथ में इमीडिएटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके साथ में इंटरेक्ट करो और उनका फिर क्लैरिफिकेशन लो कि हाँ भाई वाकई में वो वहीं से है या कहीं और से है। अब ऐसे में अगर मान लो कि कहीं पर अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं वेरीफाई होता है तो उनको फिर डिटेन रखा जाएगा डिटेनिंग कैंप्स में, और फिर वहां से फिर उनका डिपोर्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए डेडलाइन फिक्स कर दी है कि देखो हर महीने की 15 तारीख को इस तरीके से एक्शंस रिपीटेडली लिए जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट अपनी तरफ से लेगी। अब आप देखो कि हमारे यहां पर जो कोस्ट गार्ड है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी बॉर्डर फोर्सेज हैं, उनको इस चीज को लेकर के भी अलर्ट कर दिया है कि भाई जो लोग भी आइडेंटिफाई होंगे इलीगली आए हुए तो उनको आपको हैंडओवर किया जाएगा, फिर आपकी ड्यूटी है उनको उनके जो उनका देश है वहां तक पहुंचा दिया जाए। साथ ही साथ जो UIDAI है उसके साथ में भी डेटा शेयर किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में भी डेटा शेयर किया जाएगा, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर को भी डेटा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि दोबारा से अगर वो इलीगली आए हुए इंडिया में आए हुए बांग्लादेश और म्यांमारी लोग अगर अपना डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एफर्ट तो करेंगे वो डेफिनेटली, तो ऐसे में उनका आधार, उनकी वोटर आईडी और उनका जो पासपोर्ट या वीजा जो इशू होना होता है वो ना हो। दूसरा, अगर किसी के पास में ऑलरेडी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको फिर आइडेंटिफाई करके और उनके डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर डीएक्टिवेट कर दिया जाए, और सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो वो भी बंद किए जाए। कहने का मतलब एक हॉलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे ये सारा काम होने वाला है। इसके अलावा आप देखो जो असम है वहां से तो हिमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है वो ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रही है। बोले हमने अप्रैल में 64 जनों को बांग्लादेश में डिपोर्ट किया था, है ना जी। इसके अलावा एंड ऑफ अप्रैल तक, इसके अलावा 103 जो इनमेट्स अभी कैंप्स में बैठे हुए हैं जिनमें 41 बच्चे भी हैं। तो अभी करोड़ों की संख्या में कुछ 100 को निकालना बहुत कम है, बट यस इसको एक सीरियस नोट पे लेकर के इंप्लीमेंट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक ऑपरेशन के तहत ये काम होना जरूरी है और इसमें हमें
आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में चाहे डीएम हो या पुलिस की जो पूरी टीम हो एसपी के अंडर में ऑपरेट कर रही है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी जो भी सपोर्ट मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनका भी यहाँ पर एक्टिव रोल बन जाता है। और वैसे देखा जाए किसको हम इलीगल इमाइग्रेंट बोलेंगे, तो सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन है 1, उसका क्लॉज बी ये कहता है कि कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में आता है वो भी बिना किसी वैलिड पासपोर्ट के या कोई अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, तो या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल के बिना, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज होती है उनके द्वारा कोई अपना लॉ बनाया हुआ है उसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन के बिना अगर कोई एंट्री लेता है इंडिया में, तो उसको आप इलीगल माइग्रेंट बोल दिया करोगे और वो फिर अपने आप में एक तरीके से डिपोर्टेशन के हकदार होते हैं, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे में आपको जाना तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो ऐसे में अभी देखें तो इस बात को लेकर के ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस तो देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही है कि हाँ जी गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। अब ग्राउंड पे इसकी इंप्लीमेंटेशन 30 दिन में हम देखेंगे कितना इफेक्टिवली हो पाता है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बट स्टिल हमें नेशनल इंटरेस्ट को, हमारी खुद की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए ये काम करने बहुत जरूरी है। अदरवाइज मान के चलिए कि जिस तरीके से यूरोप कोलैप्स हो चुका है या होने वाला है वैसे हालात इंडिया के भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं होगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।